तो बच्चों, आप लोगों का दीवा किरण चैनल पर स्वागत है। हम लोग आज क्लास 12 CBSE बोर्ड वितान भाग 2 सिल्वर वेडिंग मनोहर श्याम जोशी द्वारा लिखित रचना को आज हम लोग कहानी को पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग थोड़ा इनका लेखक परिचय ये जान लेते हैं। उसके बाद मनोहर श्याम जोशी, जन्म सन 1935 हुमायूं में, हिंदी के प्रसिद्ध पत्रकार और टेलीविज़न धारावाहिक लेखक, लखनऊ विश्वविद्यालय से विज्ञान स्नातक, दिनमान पत्रिका में सहायक संपादक और साप्ताहिक हिंदुस्तान में संपादक के रूप में कार्य। सन 1984 में भारतीय दूरदर्शन के प्रथम धारावाहिक हम लोग के लिए कथा पटकथा लेखन शुरू करने के बाद ये बहुत ही लोक चर्चित कथा पटकथा ये टीवी पर आता था। ये प्रोग्राम तो बहुत ही अच्छा था। लेखन शुरू करने के बाद से मृत्यु पर्यंत स्वतंत्र लेखन। प्रमुख रचनाएं हैं इनकी कुरु कुरु स्वाहा, कसब, हरिया, हरक्यूलिस की हैरानी, हम जाग, क्या ये कहानी संग्रह है, एक दुर्लभ व्यक्तित्व, कैसे, किस्सा को, मंदिर घाट की पौड़ियाँ, टाटा प्रोफेसर, षष्ठी वल्लभ पंत, नेताजी कहीन, इस देश का यारो क्या कहना, व्यंग संग्रह है ये, बातों बातों में 21वीं सदी साक्षात्कार लेख संग्रह, लखनऊ मेरा लखनऊ, पश्चिमी जर्मनी पर एक उड़ती नज़र, संस्मरण संग्रह में ये कभी गए हैं तो वहाँ का जो याद है उसको याद करके लिखा गया, तो उसे कहते हैं संस्मरण संग्रह। हम लोग, बुनियाद, ये सब टीवी सीरियल्स हैं। हम लोग, बुनियाद, मुंगेरी लाल के हसीन सपने टेलीविज़न धारावाहिक, क्या आपके लिए 2005 के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित, और इनका निधन हुआ है सन 2006 दिल्ली में। तो बच्चों, अब हम लोग सिल्वर वेडिंग कहानी ये स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग साथ साथ मेरे देखिए। सिल्वर वेडिंग पूरा करवाने के बाद में क्वेश्चन आंसर भी करवाऊंगी। ओके, नाउ स्टार्ट। जब सेक्शन ऑफिसर YD यशोधर पंत ने आखिरी फाइल का लाल फीता बांधकर निगाह मेज से उठाई, तब दफ्तर की पुरानी दीवार घड़ी 5:25 बजा रही थी। उनकी अपनी कलाई घड़ी में 5:30 बज रहे थे। पंत जी अपनी घड़ी रोजाना सुबह शाम रेडियो समाचारों से मिलाते हैं, इसलिए उन्होंने दफ्तर की घड़ी को ही सुस्त ठहराया। फाइल आउट ट्रे में डालकर उन्होंने एक निगाह अपने मातहतों पर डाली। मातहतों में उनके साथ जो काम करते थे, जो उनके ही कारण 5 बजे के बाद भी दफ्तर में बैठने को मजबूर होते हैं। मैंने घड़ी में तो ऑफिस के 5 बज गया, लेकिन ये नहीं उठेंगे क्योंकि इनकी घड़ी में नहीं बजा है अभी। ओके, और इनका विश्वास था कि मेरी घड़ी सही टाइम देती है। दफ्तर में बैठने को मजबूर होते हैं। चलते चलते जूनियर से कोई मनोरंजक बात कर दिन भर के शुष्क व्यवहार का निराकरण कर जाने की कृष्णानंद किशनदा पांडे से मिली हुई परंपरा का पालन करते हुए उन्होंने कहा, आप लोगों की देखा देखी सेक्शन की घड़ी भी सुस्त हो गई है। ने वो बोल रहे हैं कि आप लोग थोड़े सुस्त हैं, तो यहाँ की सेक्शन की आप लोगों के हिसाब से घड़ी भी सुस्त हो गई है। ये उन लोगों के साथ मजाक कर रहे हैं। सीधे असिस्टेंट ग्रेड में आए नए छोकरे चड्ढन ने, जिसकी चौड़ी मोहरी वाली पतलून और ऊंची एड़ी वाली जूते पंत जी को समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होते हैं। तो समहाउ इम्प्रॉपर पूरे लेसन में कई बार आएगा, तो किसी भी तरह से सही कर लेना। इनको पसंद नहीं है तो, लेकिन अब क्या किया जाए, तो ये किसी भी तरह से सही, इसका अर्थ ये होता है मालूम होते हैं। थोड़ी बदतमीजी सी की। एल यूजुअल बोला, बड़े बाऊ, आपकी अपनी चूनेदानी का क्या हाल है, वक्त सही देती है?
जब यशोधर बाबू ने कमेंट्स किया था तो इसने भी नहीं छोड़ा। छोटा है ये, इससे जूनियर है, लेकिन ये इस तरह की बातें कह रहा है तो यशोधर बाबू को ये पसंद नहीं आता है। तो वो यशोधर बाबू की घड़ी को चूनेदानी बोल रहा है। तो बोल रहा है चूनेदानी का क्या हाल है, वक्त सही देती है। पंत जी ने चड्ढा की दृष्टता को अनदेखा किया और कहा, मिनट टू मिनट करेक्ट चलती है। चड्ढा ने कुछ और दृष्ट होकर पंत जी की कलाई थाम ली। इस तरह की दृष्टता का प्रकट विरोध करना यशोधर बाबू ने छोड़ दिया है। वो सीनियर के जैसा व्यवहार किया जाए, ये लोगों से ये उम्मीद करते हैं, लेकिन जब अब समझ गए हैं कि बहुत कुछ बदल चुका है तो अब ये इसका ऑब्जेक्शन करना ये छोड़ दिए हैं कि ठीक है, जैसे हो तुम लोग ठीक हो। मन ही मन वह उस ज़माने की याद जरूर करते हैं जब दफ्तर में वह किशनदास को भाई नहीं साहब कहते और समझते थे। घड़ी की ओर देखकर वह बोला, बाबा आदम के ज़माने की है बड़े बाऊ यह तो। अब तो डिजिटल ले लो, एक जापानी सस्ती मिल जाती है। वो उनके घड़ी का मजाक उड़ा रहा है। यह घड़ी मुझे शादी में मिली थी। और यशोधर बाबू कह रहे हैं, हम पुरानी चाल के, हमारी घड़ी पुरानी चाल की। अरे यही बहुत है कि अब तक राइट टाइम चल रही है। क्यों, कैसी रही? अभी तक मेरी घड़ी सही टाइम देती है, यही बड़ी बात है। इस तरह का नहले पर दहला जवाब देते हुए एक हाथ आगे बढ़ा देने की परंपरा थी। रेमजे स्कूल अल्मोड़ा में, जहाँ से कभी यशोधर बाबू ने मैट्रिक की परीक्षा पास की थी। मैंने देर ताली जो बोलते हैं हम लोग, उसे एक हाथ बढ़ा देना कि दूसरा वाला भी उस पर अपना हाथ मारेगा। तो इस तरह का यशोधर बाबू करते हैं। इस तरह के आगे बढ़े हुए हाथ पर सुनने वाला बतौर दाद अपना हाथ मारा करता था और वक्ता श्रोता दोनों ठहठहा कर हाथ मिलाया करते थे। ऐसी ही परंपरा किशनदा के क्वार्टर में भी थी, जहाँ रोटी की तलाश में आए यशोधर पंत नामक एक मैट्रिक पास बालक को शरण मिली थी कभी। तो किशनदा इनके सीनियर हैं। जब ये यशोधर बाबू यहाँ पर आए थे नौकरी की तलाश में, तो ये सिर्फ मैट्रिक पास थे, तब भी इनको किशनदा के पास में अपना गुजर बसर करने के लिए छोटी मोटी नौकरी मिल गई थी। किशनदा कुंवारे थे। अब किशनदा के बारे में ये याद कर रहे हैं, इनके सीनियर हैं। किशनदा कुंवारे थे और पहाड़ से आए हुए कितने ही लड़के ठीक ठिकाना होने से पहले उनके यहाँ रह जाते थे। क्योंकि पहाड़ों से आ रहा है तो ये किशनदा उन लोगों की मदद करते थे, अपने यहाँ कुछ दिन रखते थे और बोलते थे कि अपना नौकरी या फिर अपना रहने का जगह ढूंढ लो, तब तक यहाँ पर रह सकते हो। मैस जैसी थी, मिलकर लाओ पकाओ खाओ। यशोधर बाबू जिस समय दिल्ली आए थे उनकी उम्र सरकारी नौकरी के लिए कम थी। कोशिश करने पर भी बॉय सर्विस में वह नहीं लगाए जा सके। तब किशनदा ने उन्हें मैस का रसोइया बनाकर रख लिया। तो ये नौकरी नहीं कर सकते थे, इनका उम्र कम था, तो ये मैस के जो ग्रुप में मिल करके सब लोग खाना खाते थे, तो उसका रसोइया ये हो जाते हैं यशोधर बाबू। यही नहीं, उन्होंने यशोधर को 50 रुपये उधार भी दिए कि वह अपने लिए कपड़े बनवा सके और गांव पैसा भेज सके। बाद में इन्हीं किशनदा ने अपने ही नीचे नौकरी दिलवाई और दफ्तरी जीवन में मार्गदर्शन किया। जब इनका थोड़ा सा एज हो गया तब ये अपने ही अंडर में इनको नौकरी भी दिलवाए थे। चड्ढा ने जोर से कहा, बड़े बाऊ आप किन ख्यालों में खो गए? मेनन पूछ रहा है कि आपकी शादी कब हुई थी? यशोधर बाबू ने सक पकाकर अपना बढ़ा हुआ हाथ वापस खींचा और मेनन से मुखातिब होकर बोले, नाउ लेट मी सी, आई वॉज मैरिड ऑन 6 फरवरी 1947। मेनन ने फ़ौरन हिसाब लगाया और चहक कर बोला, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे सर। आज तो आपका सिल्वर वेडिंग है, शादी को पूरा 25 साल हो गया। ये यशोधर बाबू को याद नहीं है। जब ये बताते हैं तो मेनन हिसाब करते हैं, ऑफिस में इनके साथ ही काम करने वाले हैं एक आदमी, तो बोलते हैं आज तो आपकी 25वीं शादी की सालगिरह है। यशोधर जी खुश होते हुए झेपे और झेपते हुए खुश हुए। यह अदा उन्होंने किशनदा से सीखी थी। चड्ढा ने घंटी बजाकर चपरासी को बुलाया और कहा, सुन भाई भगवान दास, बड़े बाऊ से बड़ा नोट ले
और सारे सेक्शन के लिए चाय पानी का इंतजाम कर फटाफट। यशोधर जी बोले, अरे ये वेडिंग एनिवर्सरी वगैरह सब गोरे साहबों के चोचले हैं, हमारे यहाँ थोड़े मनाते हैं। चड्ढा बोला, मिक्सर मत पिलाइए गुरुदेव, चाय मट्ठी लड्डू बस इतना ही तो सौदा है, इनमें कौन आपकी बड़ी माया निकली जाती है। मैंने ज़्यादा मत खिलाइए पिलाइए, है माया निकली जाती है मतलब कि पैसा, माया मीन्स पैसा यहाँ पर वो अर्थ है। तो कहाँ ज़्यादा आपका पैसा लगेगा, इतना में तो हम लोग इससे कम में तो नहीं छोड़ेंगे। यशोधर बाबू ने जेब से बटुआ और बटुए में से 10 का नोट निकाला और कहा, आप लोग चाय पीजिए, दैट तो आई डू नॉट माइंड, लेकिन जो हमारे लोगों में कस्टम नहीं है उस पर इंसिस्ट करना, दैट मैं समहाउ इम्प्रॉपर फाइंड करता हूँ। नहीं, मुझे ये तरीका सही नहीं लगता है, जो हम लोगों में नहीं नियम है वेडिंग एनिवर्सरी मनाने का, तो ये इस तरह से मनाने का, तो ये मुझे पसंद नहीं है। तो थोड़े पुराने ख्यालात के यशोधर बाबू हैं, उसी परंपरा को वो निभाना पसंद करते हैं। चड्ढा ने 10 का नोट चपरासी को दिया और पुनः बड़े बाऊ के आगे हाथ फैला दिया कि एक नोट से सेक्शन का क्या बनता है, रुपये 30 हो तो चुग्गे भर का जुगाड़ करा सके, थोड़ा और पैसा दीजिए तो कुछ और भी खाने के लिए भी मंगाया जा सके, इसमें सिर्फ चाय ही होगा। सारा सेक्शन जानता है कि यशोधर बाबू अपने बटुओं से 100-150 रुपये हमेशा रखते हैं, बटुए में 100-150 रुपये हमेशा रखते हैं, भले ही उनका दैनिक खर्च नगण्य है। नगण्य मतलब बिल्कुल ही नहीं है, अपने साइकिल से आते हैं, साइकिल से जाते हैं, तो फिर और टिफ़िन भी लाते होंगे, अपना लंच बॉक्स लाते होंगे, तो उनका पैसा नगण्य माने खर्च नहीं है। और तो और बस टिकट का खर्च भी नहीं। गोल मार्केट से सेक्रेटेरिएट तक पहले साइकिल में आते जाते थे, इधर पैदल आने जाने लगे, क्योंकि उनके बच्चे आधुनिक युवा हो चले हैं और उन्हें अपने पिता का साइकिल सवार होना सख्त नागवार गुजरता है। पहले ये साइकिल से आते थे, लेकिन अभी पैदल ही आते हैं, क्योंकि इनके बच्चों को ये पसंद नहीं है कि अब वो ऊंचे पोस्ट पर पहुंच गए हैं या बहुत ज़्यादा हायर एजुकेशन में है, तो उनके पिताजी साइकिल चलाएं, ये उन लोगों को पसंद नहीं है, इसलिए अब ये पैदल ही आते जाते हैं। बच्चों के अनुसार साइकिल तो चपरासी चलाते हैं, बच्चे चाहते हैं कि पिताजी स्कूटर ले लें, लेकिन पिताजी को समहाउ स्कूटर निहायत बेहुदा सवारी मालूम होती है, और कार जब अफोर्ड की ही नहीं जा सकती तब उसकी बात सोचना ही क्यों। स्कूटर इनको नहीं पसंद है, कार भले पसंद है लेकिन इसको नहीं खरीद सकते हैं, इतने पैसे नहीं है इनके पास। चड्ढा के जोर देने पर बड़े बाऊ ने 10-10 के नोट 2 और दे दिए, लेकिन सारे सेक्शन के इसरार करने पर भी वह अपनी सिल्वर वेडिंग की इस दावत के लिए रुके नहीं। सबके लिए दे दिए कि ठीक है तुम लोग खाओ पियो, लेकिन मैं नहीं रुकूंगा यहाँ पर। मातहत लोगों से चलते चलाते थोड़ा हंसी मजाक कर लेना कृष्णदा की परंपरा में है। उनके साथ बैठकर चाय पानी और गपाष्टक में वक्त बर्बाद करना उस परंपरा के विरुद्ध है। निकलते निकलते सबसे एक बार हाय बाय कर लेते हैं, ये कृष्णदा से ये सीखे हैं, इनको ये पसंद है, लेकिन अपने और जो काम करने वाले लोग हैं उन लोगों के साथ बैठ करके गप मारना, ये इसे समय का बर्बादी मानते हैं, इसलिए ये रुकते नहीं हैं और यहाँ से चले जाते हैं। इधर यशोधर बाबू ने दफ्तर से लौटते हुए रोज बिरला मंदिर जाने और उसके उद्यान में बैठकर कोई प्रवचन सुनने अथवा स्वयं ही प्रभु का ध्यान लगाने की नई रीत अपनाई है। तो ये ऑफिस से निकल करके एक बिरला मंदिर है, तो वो वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर बगीचे में बैठते हैं या तो फिर मंदिर में बैठकर प्रभु को याद करते हैं। ये उनका नियम एक वो बना लिए हैं। यह बात उनके पत्नी बच्चों को बहुत अखरती है। अब्बा अब कोई बुढ़े थोड़ी ही हैं जो रोज़ रोज़ मंदिर जाएं, इतने ज़्यादा व्रत करें, ऐसा कहते हैं वे। यशोधर बाबू इस आलोचना को अनसुना कर देते हैं। सिद्धांत के धनी की कृष्णदा के अनुसार यही निशानी है, मतलब जो बात के अपने पक्के हैं, जो वो मान लिए, जो सोच लिए, जो ठान लिए, उसे करना ही है। उसे बच्चों की बातें नहीं सुनते हैं और ये नियम से वहाँ जाते हैं।
बिरला मंदिर से उठकर यशोधर बाबू पहाड़गंज जाते हैं और घर के लिए साग सब्जी खरीद लाते हैं। किसी से मिलना मिलाना हो तो वह भी इसी समय कर लेते हैं। तो भले ही दफ्तर 5 बजे छूटता हो, वह घर 8 बजे से पहले नहीं पहुंचते। यानी उनका नियम है कि किसी से मिलना हो, किसी का हालचाल जानना हो, तो ये अपने ये रूटीन में रखे हैं कि इसको ये निभाते हैं। ये आधुनिक समाज में ये बहुत कम होते जा रहा है, तो लेकिन ये इस परंपरा को निभाते हैं। ठीक है, लोगों का हालचाल लेते रहते हैं और 8 बजे तक अपने घर पहुंचते हैं। आज बिरला मंदिर जाते हुए यशोधर बाबू की निगाह उस अहाते पर पड़ी जिसमें कभी किशनदा का 3 बेडरूम वाला क्वार्टर हुआ करता था और जिस पर इन दिनों एक 6 मंजिला इमारत बनाई जा रही है। इधर से गुजरते हुए कभी के DIZ एरिया की बदलती शक्ल देखकर यशोधर बाबू को बुरा सा लगता है। उन्हें पुरानी यादें उन्हें सताती हैं कि किस तरह से वो लोग मज़े से रहते थे एक दूसरे से मिल करके, तो उन्हें याद आता है। ये लोग सारा गोल मार्केट क्षेत्र तोड़कर यहाँ एक मंजिला क्वार्टरों की जगह ऊंची इमारतें बना रहे हैं। तो यशोधर बाबू को पता नहीं कि वे लोग ठीक कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। उन्हें यह जरूर पता है कि उनकी यादों के गोल मार्केट के ढहाए जाने का गम मनाने के लिए उनका इस क्षेत्र में डटे रहना निहायत जरूरी है। तो यहाँ पर ही रहना पसंद करते हैं कि यहाँ पर उनकी पुरानी यादें यहाँ पर हैं। उन्हें एंड्रूजगंज, लक्ष्मीबाई नगर, पंडारा रोड आदि नई बस्तियों में पद की गरिमा के अनुरूप D2 टाइप क्वार्टर मिलने की अच्छी खबर कई बार आई है, मगर हर बार उन्होंने गोल्ड मार्केट छोड़ने से इनकार कर दिया। उन्हें कई दूसरी जगह अच्छा क्वार्टर मिल रहा है, लेकिन फिर भी वो यहाँ से जाना नहीं चाहते हैं। जब उनका क्वार्टर टूटने का नंबर आया, तब भी उन्होंने इसी क्षेत्र की इन बस्तियों में बचे हुए क्वार्टरों में एक अपने नाम अलॉट करा लिया। पत्नी के यह पूछने पर कि जब यह भी टूट जाएगा तब क्या करोगे, और जैसे जैसे उनको मिलते जा रहा है वो यहाँ से जाना नहीं चाह रहे हैं, तो यहाँ पर ही खोज खोज कर घर में क्वार्टर में रहते हैं। तो पत्नी पूछ रही है अब ये भी टूट जाएगा तब क्या करेंगे, टूटने का सिलसिला स्टार्ट है और नया बिल्डिंग यहाँ बनेगा, तब क्या करिएगा। उन्होंने कहा तब की तब देखी जाएगी, कहा और उसी तरह मुस्कुराए जिस तरह किशनदा यही फिक्रा कहकर मुस्कुराते थे। मैंने जब जो होगा देखा जाएगा, संभाल लिया जाएगा, अभी तो जब तक रह सकते हैं या जब तक इस परंपरा को निभा सकते हैं तो निभाऊंगा। सच तो यह है कि पिछले कई वर्षों से यशोधर बाबू का अपनी पत्नी और बच्चों से हर छोटी बड़ी बात में मतभेद होने लगा है और इसी तरह से वह घर जल्दी लौटना पसंद नहीं करते। इसी वजह से वह घर जल्दी लौटना पसंद नहीं करते। जब तक बच्चे छोटे थे तब तक वह उनकी पढ़ाई लिखाई में मदद कर सकते थे। अब बड़ा लड़का एक प्रमुख विज्ञापन संस्था में नौकरी पा गया है। छोटे बच्चे थे तो उन लोगों को पापा का ज़रूरत था, तो ये भी घर जल्दी जाते थे और उन लोगों को पढ़ाई लिखाई में मदद करते थे। लेकिन अब इन्हें लगता है कि बच्चे अब बड़े हो गए हैं तो अपने में बिज़ी रहते हैं, तो ये भी थोड़ा सा दूरी बना लेते हैं कि उन लोगों को स्पेस देने के लिए कि ठीक है तुम लोगों का लाइफ है, तुम लोगों को जिसमें खुशी मिले वैसा ही करो। तो बड़ा लड़का प्रमुख विज्ञापन संस्था में नौकरी पा गया है। यद्यपि समहाउ यशोधर बाबू को अपने साधारण पुत्र को असाधारण वेतन देने वाली यह नौकरी कुछ समझ में आती नहीं। सोचते हैं कि मेरा बेटा तो इतना, वो सोचते हैं कि लायक नहीं है, फिर कैसे ये नौकरी मिल गया, ये इनको लगता है कि या किसी तरह से हो गया होगा। वह कहते हैं कि 1,500 रुपया तो हमें अब रिटायरमेंट के पास पहुंचकर मिला है। शुरू में ही 1,500 रुपया देने वाली इस नौकरी में ज़रूर कुछ पेच होगा मैंने कुछ धांधली या गड़बड़ी उनके हिसाब से उन्हें लगता है। यशोधर जी का दूसरा बेटा दूसरी बार IAS देने की तैयारी कर रहा है और यशोधर बाबू के लिए यह समझ सकना असंभव है कि जब यह पिछले साल एलाइड सर्विसेज की सूची में माना काफ़ी नीचे आ गया था, तब इसे ज्वाइन करने से इनकार क्यों कर दिया। जब इनका आ ही गया, इसका कंपटीशन में ये आ गया था सर्विस में, तो फिर ये क्यों मना कर दिया। और उनका कहना है कि जो सामने मिल जाए उसे लेते रहो, करते रहो और कोशिश ज़रूर करो। उनका तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका चला गया है
और उनकी एकमात्र बेटी न केवल तमाम प्रस्तावित वर अस्वीकार करती चली आ रही है, बल्कि डॉक्टरी की उच्चतम शिक्षा के लिए स्वयं भी अमेरिका चले जाने की धमकी दे रही है। यानी ये ज़बरदस्ती करते हैं कि बस अब बस करो, जितना पढ़ना था पढ़ाई हो चुका, अब शादी कर लो। तो ये बोलती है कि मैं भी डॉक्टरी पढ़ने के लिए आप ज़्यादा बोलिएगा तो मैं अमेरिका चली जाऊँगी। यशोधर बाबू जहाँ बच्चों की इस तरक्की से खुश होते हैं, वहाँ समहाउ यह भी अनुभव करते हैं। बच्चों की तरक्की से खुश तो हैं, लेकिन सोचते हैं कि किसी तरह से हो गया होगा, इतने सक्षम थोड़ी हैं ये। तो इस तरह से वो सोचते हैं कि वह समाओ यह भी अनुभव करते हैं कि वह खुशहाली भी कैसी जो अपनों में परायापन पैदा करे। और इस तरह से दूरी बनते जा रहा है, तो ये उन्हें पसंद नहीं है। अपने बच्चों द्वारा गरीब रिश्तेदारों की उपेक्षा उन्हें समहाउ जचती नहीं, किसी भी प्रकार से उन्हें अच्छी नहीं लगती है। एनीवे, जनरेशनों में गैप तो होता ही है, सुना, ऐसा कहकर स्वयं को दिलासा देता है ये अपने आप को दिलासा दे लेते हैं कि अब तो जनरेशन गैप है, तो इनके विचार हम लोगों के जैसे नहीं होंगे, कुछ अलग तो होंगे, इसलिए हम लोगों को मानकर चलना ही होगा। यद्यपि यशोधर बाबू की पत्नी अपने मूल संस्कारों से किसी भी तरह आधुनिक नहीं है, तथापि बच्चों की तरफदारी करने की मात्र सुलभ मजबूरी ने उन्हें भी मॉडर्न बना डाला है। बच्चों की खुशी के लिए वो जो अपने जीवन में नहीं कर पाई हैं, तो आज उन्हें मौका मिल रहा है, तो वो भी करने की कोशिश कर रही हैं। यह भी है कि जिस समय उनकी शादी हुई थी, यशोधर बाबू के साथ गांव से आए ताऊ जी और उनके 2 विवाहित बेटे भी रहा करते थे। तो ताऊ जी हैं बड़े पापा, माने इनके यशोधर बाबू की जो वाइफ है उनके जेठ, यशोधर बाबू के बड़े भाई। तो सर पे पल्ला रखना या फिर हमारी जो भारतीय मान्यताएं हैं उनको मानकर चलना पड़ता था, जो संस्कार है, इस तरह से वो खुलकर नहीं जी पाई थी। ताऊजी में 2 विवाहित बेटे भी रहा करते थे। इस संयुक्त परिवार में पीछे ही पीछे बहुओं में गजब के तनाव थे, लेकिन ताऊ जी के डर से कोई कुछ कह नहीं पाता था। यशोधर बाबू की पत्नी को शिकायत है कि संयुक्त परिवार वाले उस दौर में पति ने हमारा पक्ष कभी नहीं किया, बस जिठानियों की चलने दी। उनका यह भी कहना है कि मुझे आचार व्यवहार के ऐसे बंधनों में रखा गया मानो मैं जवान औरत नहीं बुढ़िया थी, यानी मेरा शौक ही कोई नहीं था। जो वो लोग बोलेंगे, जैसे बोलेंगे वैसे ही मुझे रहना पड़ता था, और मेरे पति ने उन लोगों की ही बात सुनी। ये यशोधर बाबू की पत्नी का कहना है। जितने भी नियम इनकी बुढ़िया ताई के लिए थे, वे सब मुझ पर भी लागू करवाए, ऐसा कहती है घरवाली बच्चों से। बच्चे उससे सहानुभूति व्यक्त करते हैं। फिर वह यशोधर जी से उन्मुख होकर कहती है, तुम्हारी ये बाबा आदम के ज़माने की बातें मेरे बच्चे नहीं मानते, तो इसमें उनका कोई कसूर नहीं। मैं भी इन बातों को उसी हद तक मानूंगी जिस हद तक सुविधा हो। जब तक मैं इतना कर सकूंगी, सुविधा में जितना मैं कर सकूंगी, मुझे सुविधा हो जितना, उतना ही मैं मानूंगी। अब मेरे कहने से वह सब ढोंग ढकोसला हो नहीं सकता, साफ बात। पहले जैसे आप बोलते थे मैं रह लेती थी, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। अब मैं भी अपने मनपसंद जीवन जीऊँगी। धर्म, कर्म, कुल, परंपरा सबको ढोंग ढकोसला कर घरवाली आधुनिकाओं सा आचरण करती है। तो यशोधर बाबू सान्याल बुढ़िया, चटाई का लहंगा या बूढ़ी मुँह मुहासे, लोग करे तमाशे कहकर उसके विद्रोह को मजाक में उड़ा देना चाहते हैं। वो भी मैंने उसको देख करके हंस देते हैं, लेकिन ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं करते हैं कि ठीक है, जैसे तुम्हारी इच्छा वैसे तुम रह सकती हो, रहो। अनदेखा कर देना चाहते हैं, लेकिन यह स्वीकार करने को बाध्य भी हो जाते हैं कि तमाशा स्वयं उनका बन रहा है। जिस तरह किशनदा का क्वार्टर था, उसके सामने खड़े होकर एक गहरा निश्वास छोड़ते हुए यशोधर जी ने अपने से पूछा कि क्या यह बेटर नहीं रहता किशनदा की तरह घर गृहस्थी का बवाल ही न पाला होता और लाइफ कम्युनिटी के लिए डेडिकेट कर दी होती। अब वो सोचते हैं किशनदा का शादी नहीं हुआ था, तो वो सोचते हैं कि मैंने क्यों शादी किया, मैं शादी नहीं करता तो मैं भी समाज सेवा में पूरी तरह से लग सकता था।
किसी का बंधन, किसी का रुकावट नहीं होता। जैसे मैं किसनदा चाहते थे वैसे ही वो जिए अपना लाइफ, तो मैं भी वैसा कर सकता था। तो बच्चों आज यहाँ तक ही, ओके। और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं आगे